नमस्कार दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक दिए गए हैं, उसी टॉपिक पर आधारित ये पूरा आपका प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक सिलेबस में दिया गया है वो भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किताबुल हिंद का लेखक अल बुरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महमूद गजनी के साथ में ये भारत आया था। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की थी? तो ये समाप्त की थी वारेन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन बी यहाँ पर आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चीनी यात्री फायान, तो ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। सी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष में की थी? यह प्रश्न पूछा गया है, सत्याग्रह सभा की स्थापना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरवरी 1919 में। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। फरवरी 1919 में की थी इसकी स्थापना सत्याग्रह सभा की। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1917 का कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था ये? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विकल्प, चंपारण का सत्याग्रह, जो कि 1917 में ये हुआ था। महात्मा गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह आंदोलन था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय राज्यव्यवस्था एवं भारतीय संविधान, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इससे प्रश्न लगाएंगे। संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन जो है किया गया था। ठीक है, इसमें प्रारूप समिति में दोस्तों 7 सदस्य थे। ये पॉइंट आप भली भांति जानते भी होंगे, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होती है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, तो पूरे प्रैक्टिस सेट में दोस्तों बने रहिएगा क्लास में। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास चेन्नई में भारत का पहला ये नगर निगम था। नेक्स्ट प्रश्न, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है, कौन बनाती है कानून? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, संसद बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है, ये फर्स्ट नंबर पर आता है। सेकंड पर आपका आंध्र प्रदेश आता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है तटरेखा के मामले में। प्रश्न नंबर आपका जाता है 12, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 2015 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वेरी इजी है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा गोवा। भारत का जो है ये सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2011 की नगरीय जनसंख्या के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम है? न्यूनतम थी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा दोस्तों भारत से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कर्क रेखा भारत के जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से ये होकर के गुजरती है। कभी कभी इन राज्यों का पूछ लेता है नाम भी, 3 ऑप्शन दे देगा, एक अदर दे देगा। तो ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। ये आपके याद रहना चाहिए पॉइंट। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास,
1960 के दशक में भारत में भूमि सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं था? नहीं पर ध्यान देना है, जिम्मेदार नहीं था। जमींदारी व्यवस्था की विफलता, तो ये जिम्मेदार था। जिम्मेदार नहीं ये पूछा गया है। कृषि क्षेत्र की उच्च उत्पादकता, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपके प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नीति आयोग की शासी परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो नीति आयोग की शासी परिषद में कौन शामिल होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन बी विकल्प, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्पादन के 3 स्तंभ क्या हैं? उत्पादन के 3 स्तंभ, भूमि, श्रम, पूंजी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अवमूल्यन का अर्थ क्या है? अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? अवमूल्यन का मतलब होता है घटना या कम। तो देख लीजिए कहाँ पर है, पहले ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, दूसरे में नहीं लिखा हुआ है और यहाँ पर कम लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना ही अवमूल्यन का अर्थ होता है। तो सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को कार्यान्वित करने साधनों को मजबूत करें और पुनर्जीवित करें, यह कौन से एसडीजी लक्ष्य है? एसडीजी का लक्ष्य है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एसडीजी 17 का ये लक्ष्य है। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ग्राम समाज एवं विकास, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। वीबी जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत ग्रामीण क्षेत्र में काम के इच्छुक व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष के दौरान कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई है? तो पहले 100 दिन था, अब दोस्तों 125 दिन की गारंटी दी गई है इस अधिनियम के तहत। अधिनियम को ध्यान से देखना है, वीबी जी राम जी अधिनियम 2025, क्योंकि इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में ग्रामीण विकास की आधारशिला कौन सा क्षेत्र बनाता है? विनिर्माण, कृषि, आईटी क्षेत्र, पर्यटन। तो राइट आंसर होगा कृषि। ग्रामीण विकास की आधारशिला कह रहा है तो कृषि ही दोस्तों ग्रामीण विकास की आधारशिला है, जड़ है। प्रश्न नंबर आपका 23 है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964, 1965, 1970, 1985। तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1965 ईस्वी में। बी विकल्प यहाँ पर आपके प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से संबंधित मोबाइल ऐप है, उस मोबाइल ऐप का नाम आपको बताना है। क्या पीएम किसान है, या फिर बी ऑप्शन है, या फिर सी है, या डी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही है, पीएम किसान है इस मोबाइल ऐप का नाम। नेक्स्ट पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किसे सौंपा जाता है? भू अभिलेखों का उत्तरदायित्व किसको सौंपा जाता है? आप सभी जानते हो, गांव में जो है कौन होते हैं? पटवारी। पटवारी के ही देख रेख में भू लेखकों को रखा जाता है, यही इसका रख रखाव करते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। भारत का कौन सा प्रमुख त्योहार आधिकारिक रूप से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का ये। तो इसमें शामिल किया गया है दीपावली को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जिस स्थान पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विशाल कांस्य प्रतिमा बनी है, वह उस स्थान का नाम क्या है? कहाँ पर ये बनी है? तो उस स्थान का नाम है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था। ये जो प्रतिमाएं बनी है, किसकी बनी है? कांस्य की बनी है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल ये यहाँ पर है, स्थान का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भारत सरकार ने राजभवन और राजनिवास का नाम बदलकर लोक भवन, लोक निवास कर दिया है। प्रश्न इतना भी पूछा जा सकता है कि राजभवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो लोक भवन इसका कर दिया गया है। ऐसे राजनिवास, राज के आगे लोक लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम क्या है? अब प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या है? तो ये नया नाम है सेवा तीर्थ। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 3 फैक्ट थे एक ही क्वेश्चन में। नेक्स्ट पर्सन, हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध कलाकार धर्मेंद्र का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से इनको जाना जाता था। तो 89 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है।
वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत के किस शहर को मिली है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन 2030 के ऊपर बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर को मिली हुई है। कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी कौन करेगा? भारत देश करेगा, 2030 में करेगा। ठीक है, अब आते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन पर। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के बीच के कारण होता है, यानी स्थल फिल करना है, क्या रीजन होता है? अनियमितताओं का, चिकनाई का, घनत्वों का, अंतराल का। तो राइट आंसर हो जाएगा अनियमितताओं का। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहा जाता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है पथ मापी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन पर आते हैं, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई इसकी होती है जूल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। पर्सन नंबर आपका 34 है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसको लॉन्च किया गया था LVM-3 के द्वारा। LVM-3 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई, डेट भी याद कर लीजिए, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था। अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाता है 23 अगस्त को। नेक्स्ट पर्सन, भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह परमोचक वाहन है, क्या राइट आंसर बनेगा इसका? तो ये है दोस्तों GSLV-MK3। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सबसे बड़ा उपग्रह परमोचक वाहन है ये, जिसके द्वारा बड़े बड़े उपग्रह को लॉन्च किया जाता है। पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं लेखपाल के एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ था दिसंबर 2004 में। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरा नहीं है? सुरक्षा खतरा नहीं है, देखिए यहाँ पर शस्त्रों की होड़, पहाड़ों पर बर्फ का पिघलना, देखिए ये खतरा बना हुआ है, और मानव की तस्करी ये भी है, भूखमरी और कुपोषण भी है, परंतु ये नहीं है। शस्त्रों की होड़ जो है गैर परंपरागत सुरक्षा खतरा नहीं है, ये पूछा गया था। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? 3 में से एक है, उसी का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। हिमालय आपका हॉटस्पॉट है, पश्चिमी घाट है, और भारत वर्मा या इंडो वर्मा क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो कि हॉटस्पॉट की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 39 है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों की जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दोबारा फिर ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपस्थानीय संरक्षण है। ठीक है, अपस्थानीय संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है। भूमिगत जल को दूषित करने वाला, तो भूमिगत जल को जो दूषित करता है वो आर्सेनिक करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। सीसा और पारा भी जो है भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 41 है, पर्यावरण का मुख्य घटक नहीं है, नहीं है पूछा गया है। जैविक, अजैविक, ऊर्जा, ये तीनों तो है परंतु काल्पनिक नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, 3 घटक होते हैं इसके, और जिसमें जैविक, अजैविक और ऊर्जा होता है, यही मुख्य घटक माने जाते हैं पर्यावरण के। प्रश्न नंबर आपका 42 है, खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर क्या होता है? उसका चुनाव करना है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, परभक्षी। तो पहला स्तर जो होता है वो उत्पादक का होता है। बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? पर्यावरण शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो याद कर लीजिएगा, फ्रेंच। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, फ्रेंच। प्रश्न नंबर 44 है, ऐसे प्रदूषक जो अपने मूल स्वरूप में ही पर्यावरण में उपस्थित रहकर प्रदूषण फैलाते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक,
बताइए क्या आंसर होगा। इन दोनों में से ही आपको आंसर देखने को मिलने वाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक प्रदूषक। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा प्रदूषक शामिल नहीं है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। 45वां इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन, जो कि प्रदूषक में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के प्रदूषक में ये शामिल नहीं है, जबकि ये तीनों शामिल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। ये मैथ के 10 क्वेश्चन आएंगे, जो कि हम अलग से वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे इसकी, ताकि वीडियो में समय ना ज़्यादा लगे। चलिए अब हम हिंदी को देखते हैं। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाल ले, उसको क्या कहा जाता है? जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाल ले, इसके लिए राइट आंसर आएगा उत्तरदायित्व, उत्तरदायी। तो यहाँ पर डी विकल्प राइट है। तमोगुण का संधि विच्छेद है, तमोगुण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमः प्लस गुण। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि संबंधित अशुद्ध है? सज्जन, पर्याय, सारांश। तो पहला विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वाह किस लिखा हुआ है, जबकि ये होता है वाह गिस होता है। ये आपका शुद्ध शब्द है, और जो ऊपर लिखा हुआ है ये आपका अशुद्ध शब्द है। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास नहीं है। महात्मा, काला सांप, नीलकमल, इन सभी में कर्मधारय समास है, परंतु गजानन ये आपका कर्मधारय समास नहीं है, ये आपका बहुवीर्य समास है। गजानन का अर्थ होता है गणेश, इसलिए बहुवीर्य समास है ये। नेक्स्ट पर आते हैं, निर्देशक चिन्ह का संकेत है। तो निर्देशक चिन्ह का संकेत जो होता है वो होता है इस प्रकार, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें दोस्तों भाववाचक संज्ञा है, यहाँ पर आपका सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नर अधम का विलोम शब्द चुनिए। इसका विलोम शब्द होता है नर पुंग गौ, ये याद कर लीजिए। नर अधम का विलोम शब्द ये बनेगा नर पुंग गौ, याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, शार्दुल का पर्यायवाची शब्द है। तो शार्दुल शेर का पर्यायवाची शब्द होता है, पहला ही विकल्प राइट होगा, व्याघ्र। नेक्स्ट प्रश्न, ठन ठन गोपाल मुहावरे का सही अर्थ है। ठन ठन गोपाल मुहावरे का जो सही अर्थ होता है कंगाल, यानी कि यहाँ पर डी विकल्प राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, सीता ने कहा था, यह वाक्य किस काल में है? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं हो रहा है। यह है पूर्ण भूतकाल का, सीता ने कहा था, कंप्लीट वाक्य है, तो पूर्ण भूतकाल यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो आता है टॉपिक हो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। पहला क्वेश्चन ये है, यानी कि 66वां क्वेश्चन है ये। वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है, उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों सर्वर, यानी कि यहाँ पर बी विकल्प राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है कुकीज़ का प्रयोग, यानी कि यहाँ पर पहला विकल्प राइट आंसर है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट, फ्यूचर स्किल्स एक डैश डैश रिक्त स्थान फिल करना है, जो भारत को अपने स्किल को बढ़ाने एवं उभरती हुई टेक्नोलॉजी में अपने टैलेंट के लिए एक ग्लोबल हब बनाने में मदद करता है। तो ये है आपका आंसर इसका, ऑप्शन सी, इंडस्ट्रीज यूटिलिटी। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है, तो ये डाटा सॉर्ट करने में, डाटा आसानी से व्यवस्थित करने में, संख्यात्मक डेटा की गणना करने में, उपर्युक्त सभी इसके जो है एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ये सभी में मदद करता है एक्सेल स्प्रेडशीट। तो डी राइट आंसर था। नेक्स्ट पर आते हैं, आपके कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए निम्न में से किस प्रोटेक्टिव वॉल का उपयोग किया जाता है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फायर बॉल।
नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता प्रदर्शन की अनुमति देती है लेकिन उपयोगकर्ताओं को किसी वस्तु को संशोधित करने या हटाने से रोकती है? चारों विकल्प में देखिए कौन सा विकल्प राइट है। तो रीड ओनली, बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क की एक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नोड केंद्रीय हब, सचिव या केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ा होता है? स्टार, मेज, रिंग, बस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टार। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है? आईपी एड्रेस तो ये 32 बिट्स का होता है, सी विकल्प राइट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन, ईमेल में ई का तात्पर्य है? तो ई का जो अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक, तो बी राइट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेजर। इम्पैक्ट प्रिंटर के जो उदाहरण उनको ध्यान से देखिए, लाइन, डेजी, व्हील, डॉट मैट्रिक्स ये हैं, परंतु आपका लेजर नहीं है। नेक्स्ट, कंप्यूटर छवि प्रारूप में पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पीएनजी की ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, यूएसएसडी का पूर्ण रूप है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, बी राइट है, याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर मेमोरी से पढ़े गए या मेमोरी में लिखे गए डाटा या निर्देश का कंटेंट रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेमोरी बफर रजिस्टर। ये रजिस्टर मेमोरी से पढ़े गए या मेमोरी में लिखे गए डाटा या निर्देश को कंटेंट रखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छप सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट पर्सन, आईओटी से संबंधित बड़े स्तर पर उपकरणों को मनुष्य के द्वारा न करके स्वचालित रूप से संवाद करना पड़ता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं? इसको कहा जाता है मशीन टूल मशीन, M2M, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भीतर सीपीयू और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है? तो कंट्रोल बसी इसका जो है वहन करता है। यहाँ पर पहला ही विकल्प राइट आंसर है। दोस्तों, ये यूपी स्पेशल के क्वेश्चन हैं जिनको हम लगाएंगे सामान्य जानकारी के आधार पर। आपके जो यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन बी, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का। इनके लिए उत्तर प्रदेश जो है राइट रहेगा। जैसे कॉफ़ी कर्नाटक ये नहीं चलेगा, सरसों राजस्थान ऐसे नहीं चलेगा, और मक्का नहीं चलेगा, और जूट जो है पश्चिम बंगाल में होता है ज़्यादा। तो इस प्रकार ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम आंसर लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 82 है, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय या क्षेत्र नहीं है जिसमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? फैशन डिजाइनिंग, डी विकल्प नहीं आएगा, जबकि अन्य सभी आ जाएंगे। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी को बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी प्रमुख सिंचाई बहुउद्देश्य परियोजनाओं में से एक नहीं है? वर्षाजनक, शारदा, सहायक, गंडक परियोजना, रामगंगा। तो 83 का स्पष्ट समझ में आ गया होगा आपका आंसर। ये है वर्षाजनक। प्रमुख सिंचाई बहुउद्देश्य परियोजनाओं में ये शामिल नहीं है, जबकि अन्य सभी शामिल हैं। प्रश्न नंबर आपका 84 है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था, बिल्कुल गलत हो जाएगा। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था, ये भी गलत है। भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण देहांत हुआ था, गलत है। डी विकल्प राइट आंसर है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, तो डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बड़ा इमामबाड़ा फेमस भी है लखनऊ में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
आसफ उद्दौला ने बनवाया था। ए विकल्प यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट पर आते हैं, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, शहनाई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान ने। प्रश्न नंबर है 88, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंपॉर्टेंट है ये भी, सोनभद्र। पंचमुखी गुफा देखने को मिलेगी आपको सोनभद्र में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? फिरोजाबाद। बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? 77.73% ये ग्रामीण आबादी है। प्रश्न नंबर आपका है 91, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? चरकुला उत्तर प्रदेश का ही है, मयूर नृत्य भी है, रासलीला भी है, जबकि कठपुतली नृत्य यहाँ का नहीं है, ये राजस्थान का है। तो बी विकल्प राइट है। आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? आगरा की, कभी आगरा गए होंगे तो आप जानते होंगे, पेठा वहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है। सी विकल्प राइट आंसर है। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने से संबंधित है? तो इटावा घराने से संबंधित है। बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला क्रम से प्रत्येक वर्ष लगते हैं, कितने अंतराल पर ये लगते हैं? राइट हो जाएगा 12वें व 6ठे वर्ष लगते हैं। कुंभ मेला 12वें वर्ष में लगता है और अर्ध कुंभ मेला उसका 12 का आधा कर दीजिए, 6ठवें वर्ष में लगता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेल के दीपक। ये इंपॉर्टेंट है, यूपी SSC एग्जाम में कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न नंबर आपका है 96, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो 75 ज़िले हैं। यहाँ पर आपका बी विकल्प राइट आंसर है। नेक्स्ट पर आते हैं, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तालों की नगरी भी कहा जाता है इसको, तालों के लिए ये प्रसिद्ध है। डी विकल्प राइट है। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो चिकनकारी के लिए जो है फेमस है आपका लखनऊ शहर। सी विकल्प राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 99 है, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं? तो आप सभी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ। ये वीडियो का लास्ट पर्सन है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फुल कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मैंने आपको ये उपलब्ध करा दिया है, तो चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे, जिससे आपका अभ्यास ज़्यादा होगा और बार बार क्वेश्चन आने से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? था ये? 1976 में। बी विकल्प राइट आंसर है। वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।